मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास बीएससी बीएड थर्ड ईयर बायो के लिए टॉपिक अपना रहेगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। और इसका पार्ट नंबर आज अपन पढ़ेंगे 13 नंबर पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का परिवर्धन। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का परिवर्धन। आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का क्या? परिवर्धन। ठीक है, अब देखिएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का जब अपन डेवलपमेंट पढ़ रहे थे यानी परिवर्धन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको यॉर्क सैक का डेवलपमेंट, और इसके यॉर्क सैक का डेवलपमेंट था आपने कंप्लीटली पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे एमनियोन एंड कोरियन का डेवलपमेंट। ठीक है, तो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के परिवर्तन के अंदर जो फर्स्ट झिल्ली थी यॉर्क सैक, उसका डेवलपमेंट अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एमनियोन एंड कोरियन। आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ एमनियोन एंड कोरियोनिक मेम्ब्रेन। एमनियोन तथा कोरियोनिक झिल्लियों का परिवर्धन। तो देखिएगा एमनियोन एंड कोरियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है उसका जो डेवलपमेंट होता है दोनों का एक साथ होता है, इसलिए इन दोनों का जो डायग्राम होता है वो भी एक साथ ही बनता है। ठीक है, पहले अपन को इनके दो डायग्राम बनाने हैं, उसके बाद आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। पहले बनाते हैं इसका डायग्राम।
इसका डायग्राम बनाइए साथ साथ में। आपने ठीक प्रकार से बना लेना इसको। हेटेरोएम्नियोटिक कनेक्शन इधर ये है राफी, राफी और आगे ये है इंडियन कोई, इंडियन कोई और इधर इसके अंदर भरा हुआ ये जो इधर
है योग सैक, योग सैक। कोरियोनिक, ये है एमनियोन, एक डायग्राम और बनाएंगे इसका। अब इसका सेकंड डायग्राम बनाएंगे। देखिएगा अपना सेकंड डायग्राम ये है कोरियोन, कोरियोनिक, कोरियोनिक, और इधर ये है एमनियोन, एमनियोन, और इधर ये है एम्ब्रियो, और इधर ये है योग, और ये है योग सैक, योग सैक, ये है एलेंटोइड, ये है जोक्स्टा, जोक्स्टा। डायग्राम का नाम क्या लिखोगे? डेवलपमेंट ऑफ एम्नियोन एंड कोरियोनिक मेम्ब्रेन। डेवलपमेंट ऑफ एम्नियोन एंड कोरियोनिक मेम्ब्रेन। अब देखिएगा
अपन पढ़ रहे थे एमनियोन एंड कोरियोनिक मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। तो देखिएगा एमनियोन और जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों का निर्माण एक साथ होता है। इन दोनों का निर्माण क्या होता है, एमनियोन और कोरियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण क्या होता है, दोनों का एक साथ होता है। इन दोनों का जो निर्माण होता है वो सोमेटोप्ल्यूर के द्वारा होता है। किसके द्वारा, सोमेटोप्ल्यूर के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, सोमेटोप्ल्यूर के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम सोमेटोप्ल्यूर जो होती है वो एम्ब्रियो यानी भ्रूण के हेड भाग में एक फोल्ड बनाती है। इस फोल्ड को बोलते हैं एमनियोटिक फोल्ड। क्या बोलते हैं इस फोल्ड को, एमनियोटिक फोल्ड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एमनियोटिक फोल्ड कहा जाता है। जबकि ये जो फोल्ड होता है धीरे धीरे पीछे की ओर वृद्धि करता है। इस प्रकार ये जो पीछे की ओर वृद्धि कर जो फोल्ड बनाता है, इनको बोलते हैं एमनियोटिक कोडल फोल्ड। इस फोल्ड को क्या बोलेंगे, एमनियोटिक कोडल फोल्ड कहा जाता है। ये जो एमनियोटिक कोडल फोल्ड होते हैं दोनों ओर के, ये आपस में सीरो एमनियोटिक कनेक्शन के द्वारा एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम सोमेटोप्ल्यूर भ्रूण के हेड भाग में फोल्ड बनाएगी जिसको एमनियोटिक फोल्ड कहा जाएगा। और ये फोल्ड जो होता है वो धीरे धीरे दोनों ओर से ऊपर की ओर वृद्धि करता है। इस प्रकार ऊपर की ओर वृद्धि करने वाले जो फोल्ड है उसको क्या बोलेंगे, एमनियोटिक कोडल फोल्ड। कोडल फोल्ड, ये जो फोल्ड है दोनों के दोनों ये कौन से हैं, एमनियोटिक कोडल फोल्ड। ये इस प्रकार ये दोनों फोल्ड जो होते हैं ये आपस में सीरो एमनियोटिक कनेक्शन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जहां भी ये दोनों फोल्ड जुड़ते हैं वहां पर एक स्पॉट के समान संरचना पाई जाती है जिसे सीरो एमनियोटिक राफे कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सीरो एमनियोटिक राफे कहा जाता है। परंतु इस प्रकार जो बना हुआ कनेक्शन होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है। कुछ टाइम पश्चात ये सीरो एमनियोटिक राफे विलुप्त हो जाता है। इसी के साथ साथ ये सीरो एमनियोटिक कनेक्शन जो होता है वो भी क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। जैसे ही सीरो एमनियोटिक कनेक्शन विलुप्त होता है वैसे ही सोमेटोप्ल्यूर जो होती है वो दो भागों में इस प्रकार से डिवाइड हो जाती है। कितने भागों में, इस प्रकार से दो भागों के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जिनमें से बाह्य लेयर को क्या बोलते हैं, कोरियोनिक कहा जाता है, जबकि आंतरिक लेयर को बोलते हैं एमनियोन। ठीक है, अब देखिएगा ये एमनियोन और कोरियोन के मध्य एक केविटी के समान संरचना पाई जाती है। यानी एमनियोन जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो संयुक्त रूप से जुड़ी हुई नहीं रहती, बल्कि इन दोनों के मध्य एक कैविटी पाई जाती है जिनको कोरियोनिक कैविटी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं, कोरियोनिक कैविटी कहा जाता है। इस प्रकार एमनियोन और कोरियोन्स का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिएगा, अब अपन बात करें किसके, फंक्शंस ऑफ एमनियोन एंड कोरियोन की। आपको डेवलपमेंट तो इसका पता चल गया कि एमनियोन एंड कोरियोन का डेवलपमेंट यानी परिवर्तन किस प्रकार से होता है। आगे देखिएगा कि जो एमनियोन होती है उसका फंक्शंस क्या रहेगा और कोरियोन जो होती है उसका फंक्शंस क्या रहेगा। अब देखिएगा, जो एमनियोन होती है, इस एमनियोन और भ्रूण के मध्य क्या पाया जाता है, एक केविटी के समान संरचना पाई जाती है, या जिसको बोलते हैं एमनियोटिक केविटी। जिसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक केविटी कहा जाता है। इस भ्रूण और एमनियोन जो मेम्ब्रेन है उनके मध्य क्या पाई जाती है, केविटी पाई जाती है, जिसको एमनियोटिक केविटी कहा जाता है। जिसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक केविटी कहा जाता है। इस एमनियोटिक केविटी के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। इस प्रकार से क्या भरा रहता है, इस एमनियोटिक केविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको,
एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो इस एम्ब्रियो यानी भ्रूण को सूखने से बचाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये फंक्शंस था किसका, एमनियोन का। आगे अपन बात करते हैं किसकी, कोरियोनिक मेम्ब्रेन के फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ कोरियोनिक मेम्ब्रेन। तो देखिएगा कोरियोनिक मेम्ब्रेन का फंक्शंस क्या रहेगा। कोरियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है वो एम्ब्रियो यानी भ्रूण के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस यानी श्वसन सतह का क्या करती है, कार्य करती है। ध्यान रखिएगा कोरियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो इस एम्ब्रियो यानी भ्रूण के लिए श्वसन सतह यानी रेस्पिरेटरी सरफेस के रूप में कार्य करती है, जिसके कारण भ्रूण के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान आसानी से संपन्न हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन डेवलपमेंट ऑफ एलेंटोइक। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एलेंटोइक मेम्ब्रेन। एलेंटोइक मेम्ब्रेन, ठीक है। आज अपन किसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एलेंटोइक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसके अलावा योगक्षय, एम्नियोन और कोरियोन का डेवलपमेंट पढ़ लिया है। लास्ट बचा है डेवलपमेंट ऑफ एलेंटोइक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज अपन एलेंटोइक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। आगे अपन इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि किस प्रकार से होता है। इसके अंदर योग बना रहता है इस प्रकार से। ये है योग और इधर ये है योगस्टा। अब देखिएगा
इस डायग्राम के नीचे भी क्या लिखोगे आप, डेवलपमेंट ऑफ एलेंटोइक मेम्ब्रेन, डेवलपमेंट या सीधा स्टाफ लिख देना आप, डेवलपमेंट ऑफ एलेंटोइक मेम्ब्रेन। अब देखिएगा ये कंप्लीट एक एग की स्ट्रक्चर बनाई गई है आपके सामने, मुर्गी के एग की, ठीक है, मुर्गी का एग, सॉरी ये आपके सामने किसी पक्षी के ले लीजिए, जो जंतु अपने एग जमीन पर देती हैं, उसके एग की एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाई गई है, ठीक है। अब देखिएगा कि अपन को पढ़ना है एलेंटोइक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो देखिएगा एलेंटोइक मेम्ब्रेन होती है, उसका डेवलपमेंट स्प्लेग्नोफ्लूइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, स्प्लेग्नोफ्लूइड, स्प्लेग्नोफ्लूइड के द्वारा होता है, ठीक है, स्प्लेग्नोफ्लूइड के द्वारा होगा। अब देखिएगा सर्वप्रथम जो स्प्लेग्नोफ्लूइड होता है वो एम्ब्रियो का जो हिंडगट वाला पार्ट होता है, कौन सा, ये फोरगट, मिडगट और हिंडगट, एम्ब्रियो का जो हिंडगट वाला पार्ट होता है उस भाग में एक फोल्ड बनाना या फिर आउटग्रोथ बनाना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम स्प्लेग्नोफ्लूइड जो होती है वो एम्ब्रियो के हिंडगट भाग के अंदर एक आउटग्रोथ के रूप में वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार ये जैसे जैसे वृद्धि करेगी वैसे वैसे इसकी चौड़ाई में क्या होती जाएगी, इस प्रकार से वृद्धि होती जाएगी। इस प्रकार ये लंबी प्लस चौड़ी होकर के एक गुब्बारे के समान संरचना का निर्माण कर लेती है, जिसको एलेंटोइक मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एलेंटोइक मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जो एलेंटोइक मेम्ब्रेन होती है वो एम्ब्रियो के लिए यूरिनरी ब्लैडर का क्या करती है, कार्य करती है, क्योंकि भ्रूण के जितने भी नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ होते हैं इस यूरिनरी ब्लैडर, यानी कहने का मीन ये है कि इस एलेंटोइक मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने कंप्लीट संरचना बनानी जरूरी थी, बट आपको समझाना क्या है, इसके अंदर एलेंटोइक मेम्ब्रेन को समझाना था। इसी के साथ अपना जो डेवलपमेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां थी, उसका जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।